ठीक है, देखते हैं आगे क्या है ये। देखो, आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम उत्पाद निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है। देखो, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात है वो समझाता हूँ पहले आपको क्या है ये। हम यहाँ पर बात हो रही है किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर बात हो रही है रासायनिक अभिक्रिया की। और रासायनिक अभिक्रिया को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ पदार्थ लेते हैं। जैसे कि मान लो A प्लस बी मैंने ले लिया और इनको मैं आपस में मिलाऊंगा। तो इनको आपस में मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। मान लो C प्लस डी यहाँ पर बन गए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो A और B है इनको हम कहते हैं अभिकारक। इनको कहा जाता है अभिकारक, ठीक है। और यहाँ पर C और D जो होते हैं इनको कहा जाता है उत्पाद। इनको कहा जाता है उत्पाद। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बनते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है, ऐसे पदार्थों को हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर उत्पाद, उत्पाद मतलब कि तीर के निशान वाले इधर। तो यहाँ पर ये जो X बना है ये X क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिखाई दे रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो। तो कार्बोनेट पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर कार्बोनेट यौगिकों को जब गर्म करते हैं तो वहां से कौन सी गैस बनती हुई आपको दिखाई देगी, वहां पर आपको गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनेगी। ठीक है, CO2 गैस यहाँ पर बनेगी, ये ध्यान रखना। और अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उनको कहा जाता है उत्पाद। तो इतना आप इसमें ध्यान रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बताओ कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। देखो, तत्वों का वर्गीकरण ये आपके केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है। और उसके अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक निकल के आते हैं जिन्होंने तत्वों को मतलब कि वर्गीकृत करने का प्रयास किया। कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो जो सबसे पहला प्रयास किया था वो डोबेराइनर ने किया था। और डोबेराइनर ने तत्वों को किस रूप में रखा था, जो डोबेराइनर था, डोबेराइनर, तो डोबेराइनर ने तत्वों को रखा था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार आप इसे बोल सकते हो, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने तत्वों को रखा था। और डोबेराइनर ने एक बात बोली थी, यहां पर इन्होंने क्या किया, डोबेराइनर ने तत्वों को 3-3 के जोड़े के रूप में व्यवस्थित किया। और ऐसा बोला कि जो पहला और तीसरे नंबर का जो तत्व है, अगर उनके परमाणु द्रव्यमान का आधार अगर हम निकालें तो जो आधार निकल के आएगा वो बीच वाले तत्वों का निकल के आएगा। बीच वाले तत्वों का परमाणु भार के बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात किसने करी थी, डोबेराइनर ने। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो डोबेराइनर का जो वर्गीकरण था तत्वों का, वो किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था। ठीक है, और उन्होंने कैसा रखा, उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पर हम 3 तत्वों के जोड़े बनाते हैं, त्रिक बनाते हैं। इसको उन्होंने क्या नाम दिया, त्रिक। इसलिए आप इसको पढ़ते हो डोबेराइनर के त्रिक। और डोबेराइनर ने यह बोला था कि अगर मैं पहले तत्व और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं इसके अंदर, मान लो जो तत्व ए है आपका, इसका औसत, इसका मतलब कि परमाणु भार कितना है, 1, दूसरे वाले का 2 है और इसका 3 है। तो डोबेराइनर ऐसा बोलता है कि अगर मैं पहले और तीसरे का औसत निकालता हूं, मतलब कि औसत कैसे निकालोगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो 4/2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, मतलब कि 2। और ये जो 2 निकल के आया ये बीच वाले का निकल के आया, बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपको देखने को मिलेगा। तो डोबेराइनर ने कुछ इस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश करी, लेकिन वो इसमें ज्यादा सक्षम हो नहीं पाए, क्योंकि डोबेराइनर के समय ज्ञात तत्व कितने थे, 53। और उन्होंने केवल 3 जोड़े ही बना पाए, 3 त्रिक ही वो बना पाए, ज्यादा तत्वों के वो त्रिक बना नहीं पाए। लेकिन कोशिश तो करी उन्होंने, शुरुआत इन्हीं से इन्होंने करी थी। तो डोबेराइनर ने जो तत्वों को व्यवस्थित किया था वो किसके आधार पर व्यवस्थित किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अब हम बात करते हैं किसकी, डोबेराइनर। इसमें एक और नाम आ रहा है न्यूलैंड। तो न्यूलैंड साहब जो थे वो संगीत प्रेमी थे। न्यूलैंड जो थे ये संगीत प्रेमी थे और उन्होंने तत्वों को संगीत के 7 सुरों के आधार के ऊपर उन्होंने व्यवस्थित किया। अगला कौन सा वैज्ञानिक आता है इसमें,
तो अगला आपको देखने को मिलेगा न्यूलैंड। और ये जो न्यूलैंड वैज्ञानिक था, इन्होंने तत्वों को सात संगीत के साथ सुरों के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया। और व्यवस्थित करने का जो क्रम था वो किसके ऊपर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान के ऊपर ही था वो आधारित। और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो आठवें तत्व के बाद जो नौवां तत्व देखने को मिलेगा, उस नवे तत्व का जो गुणधर्म है वो आठवें तत्व के सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब वो ऐसा बोल रहे थे कि अगर मैं इनको व्यवस्थित कर देता, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उन्होंने 8 तत्वों को व्यवस्थित किया। और किस आधार पर रखा? उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर उन्होंने व्यवस्थित किया। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब उन्होंने व्यवस्थित किया तो उन्होंने ये बोला कि जो आठवें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के क्या आता है? समान आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आठवां तत्व है वो वापस से रिपीट हो जाएगा आपका यहीं पर, और इसी को हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, लेकिन इसमें भी वो ज्यादातर सारे तत्वों को वर्गीकृत करने में सक्षम नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर न्यूलैंड की थ्योरी भी फेल हो गई, क्योंकि न्यूलैंड के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो इनके जो वर्गीकरण का आधार था वो भी क्या था आपका? परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा था। आगे बात करते हैं किसकी? मोजले की। तो मोजले की बात करते हैं तो मोजले आपके परमाणु द्रव्यमान की बात ही नहीं करता। मोजले बात करता है किसकी? परमाणु परमाणु क्रमांक की। मतलब आवर्त सारणी बनाने के लिए जो जो वैज्ञानिक आए इतिहास में, जो भी सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान ही आधार लिया था, लेकिन मोजले एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर किसको चुना? परमाणु क्रमांक को। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो डोबेराइनर और न्यूलैंड तो थे, जबकि मोजले नहीं था। डोबेराइनर और मेंडलीव था, मेंडलीव भी था। मेंडलीव ने तत्वों को वर्गीकृत किया था, लेकिन मेंडलीव ने बोला था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर मेंडलीव का भी जो वर्गीकरण का आधार था वो भी क्या था आपका? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान आप इसे बोल सकते हो, लेकिन मोजले नहीं था। तो ये ऑप्शन भी गलत। मोजले जहां भी दिखता है काट दो उसे। तो आपका ऑप्शन 3 ही बचता है, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव। इन तीनों ने तत्वों को जो वर्गीकृत किया था वो किसके आधार पर किया था? उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर, या सबके अलग तरीके थे। जैसे कि डोबेराइनर ने बोला था कि यहाँ पर पहले और तीसरे तत्वों का अगर औसत निकाले परमाणु द्रव्यमान का तो वो बीच वाले तत्व का निकल कर आता है। तो मतलब इनका कहीं ना कहीं आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मोजले एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर किसको चुना? परमाणु क्रमांक को। चलो, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह बताओ कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? यहाँ पर कौन सी जीवन प्रक्रिया? देखो ये सारे के सारे आपके जैव प्रक्रम के हिस्से हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है? आप जानते हो कि हमारे शरीर में कई सारी प्रक्रियाएं चल रही है। हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन हो रहा है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया चल रही है, हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया चल रही है, परिसंचरण की प्रक्रिया चल रही है, रक्त का निर्माण हो रहा है, कई सारी हमारे शरीर में आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहां पर मैं बात करता हूं कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो कि ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। पोषण के माध्यम से क्या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है? नहीं होता। संचलन के माध्यम से क्या आपके चलने से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है? इससे भी नहीं होता। तो यहां पर उत्सर्जन की वजह से होगा क्या? इससे भी ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता। तो फिर किससे होता है? तो वो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है शोषण की वजह से। शोषण में कैसे? शोषण का मतलब क्या होता है? शोषण का मतलब होता है ग्लूकोज का विखंडन करना है। किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। तो ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का विखंडन, यही आपकी कौन सी प्रक्रिया होती है? शोषण। और इस प्रक्रिया के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी, जल आपको देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगी आपको? ऊष्मा। तो यहां पर ये एकमात्र ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। इसलिए शोषण की जो अभिक्रिया है इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी हम बोल देते हैं। इसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर का इसका जवाब सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? किए गए कार्य की गति को, मतलब ये जानने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पर 1 सेकंड में कितना काम हुआ। तो एकांक समय में किए गए काम को ही हम किस नाम से जानते हैं? शक्ति के नाम से जानते हैं। एकांक समय में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है? शक्ति। शक्ति मतलब पी से हम इसे डिनोट करते हैं, तो पी बराबर होता है W/T।
P बराबर होता है W अपॉन T। एकांक समय में किया गया कार्य ही आपकी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। आपने बोला, आप कहोगे सर हमने तो P बराबर VI हमने पढ़ा था, तो यहां से W का मान आप रख दो। आप जानते हो V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q होता है। W अपॉन Q होता है विभव। तो V को जब आप यहाँ पर उठाकर रखोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? Q को इधर भेजोगे तो V डॉट Q अपॉन T हो जाएगा। और आप जानते हो आवेश बटा समय क्या होता है? विद्युत धारा होती है। तो आवेश बटा समय विद्युत धारा होती है, तो P बराबर VI ऐसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला यहीं से तो निकल के आता है। तो शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है कि एक सेकंड में कितना काम हुआ। एक सेकंड में जितना काम होगा वही आपकी क्या होती है? शक्ति होती है। तो यहाँ पर कौन सी भौतिक राशि है जो कि किए गए कार्य की गति को मापती है? तो वो है शक्ति। समझ में आ रहा है? शक्ति किए गए कार्य की गति को मापने का काम करती है। चलो ठीक है। बफरिंग हो रहा है। एक बार बताओ देखे अब हो रही है क्या बफरिंग? अब हो रही है क्या बफरिंग? ठीक है, अब वो तो बताना। चौथे का बी नहीं होगा, चौथे का ए होगा, आपका शक्ति होगा। ठीक है, चौथे का बी नहीं होगा, शक्ति होगा। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? शक्ति। ठीक है, ठीक है, हाँ सही है। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा? शक्ति होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है? इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी भौतिक राशि है जो किए गए कार्य की गति को मापती है। मतलब एक सेकंड में कितना काम हुआ उसी चीज को मापने का काम कौन करती है? शक्ति करती है। तो यहाँ पर P बराबर होता है W अपॉन T। ठीक है, एकांक समय में जितना काम होगा वो आपका क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा शक्ति। चलो अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्तिक फलन होता है? आवधिक नहीं होता, आवर्तिक, आवर्तिक फलन होता है ये। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा आवर्तिक फलन, आवर्तिक फलन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ये बताता है कि तत्वों के जो गुण है वो परमाणु संख्या, देखो यहां पर आया है परमाणु संख्या, और यहां पर तत्वों के वर्गीकरण में एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किसके आधार पर किया था? परमाणु संख्या के आधार पर। और वो वैज्ञानिक कौन थे आपके? मोजले थे वो वैज्ञानिक, मोजले, हेनरी मोजले थे। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने यह बात बोली थी कि जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? इसी लाइन को हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। इसी को बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मेंडलीव के आवर्त नियम की, ठीक है, आवधिक नहीं है ये, आवर्त नियम है ये, यहाँ पर आवर्त। अगर मैं मेंडलीव के आवर्त नियम की बात करता हूं तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या बोलता है? सेम टू सेम ये की ये लाइन है, लेकिन वहां पर मेंडलीव ने परमाणु संख्या के स्थान पर किसको लिया था? परमाणु द्रव्यमान को। तो यहां पर इन्होंने लिया था परमाणु द्रव्यमान। तत्वों के वर्गीकरण में जितने भी वैज्ञानिकों के नाम आते हैं उन सब ने किसको आधार माना था? परमाणु द्रव्यमान को। लेकिन हेनरी मोजले एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर किसको लिया था? परमाणु संख्या। तो यहाँ पर ये आपके आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव का आवर्त नियम दो निकल के आते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार अगर पूछा जाता तो यहाँ पर क्या लिखा होता? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन इसके अनुसार क्या होगा? आधुनिक आवर्त नियम। ये है आपका हेनरी मोजले द्वारा और ये है आपका आधुनिक आवर्त नियम। तो इसका सही जवाब आपका क्या मिलेगा? पांचवे का 4 होगा इसका जवाब। ठीक है, फिफ्थ का चौथा सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल है आपका, अगला सवाल। ये बताओ मेरे को,
ये बताओ, एक कुली जमीन से 11 किलो का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। कुली द्वारा सामान पर कुल कितना कार्य किया गया? ये आपको बताना है। कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यहां पर सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आप जानते हो कि कार्य बराबर क्या होता है? आप जानते हो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझो आप। क्वेश्चन में आपको कार्य निकालना है, किया गया काम कितना है, आपको काम निकालना है। यहां पर विस्थापन आपको कितना दे रखा है? तो विस्थापन दे रखा है 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। मतलब कि जमीन से ऊपर 1.5 मीटर ऊपर उठा लिया तो उसका विस्थापन कितना हो गया? उसका विस्थापन तो हो गया 1.5। लेकिन बल कितना लगाया उसने? तो बल निकालने के लिए आप जानते हो बल बराबर क्या होता है। आप ये भी जानते हो कि बल बराबर होता है, आप जानते हो गति का दूसरा नियम होता है F बराबर ma होता है, ठीक है। आप ये जानते हो F बराबर ma होता है। यहाँ पर A के स्थान पर हम किसको रख सकते हैं? G को रख सकते हैं, क्योंकि A किसको बताता है? त्वरण को बताता है A। और यहाँ पर कौन से त्वरण की बात हो रही है? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर हम किसको रख सकते हैं? G को रख सकते हैं। यहाँ से F का मान निकालो कितना आ रहा है। तो M कितना दे रखा है आपको? 111 किलो आपको दे रखा है। और G का मान कितना दे रखा है? 10। तो F बराबर कितना आ जाएगा आपका? 110। 110 को यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 110 गुणा 1.5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका कार्य निकल के आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉइंट हटाओगे, नीचे आ जाएगा 0। ये 0 से 0 कट गया। और 15 दाई कितना होता है? 150। और 15 एकम 15 कितना हो गया? 165। 165 जूल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। समझ में आ रहा है? देखो, इस क्वेश्चन में निकालना क्या था आपको? इस क्वेश्चन में आपको कार्य निकालना है, लेकिन हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन का मान तो पता है हमें सीधा वहां से क्वेश्चन से, लेकिन बल को निकालने के लिए आपको गुरुत्वीय त्वरण G का मान और यहाँ पर M का मान हमें रखकर सबसे पहले बल का मान निकालना पड़ेगा। उस बल को यहाँ रखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कार्य निकल के आ जाएगा। सीधा सीधा था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठे का आपका क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा तंत्र जो किसी न किसी चीज को बहाकर लेकर जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने का काम करे। तो यहाँ पर संवहनी तंत्र के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जो कि संवहनी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, तो वही आपको पहचानना है। पहला इसका जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। बिल्कुल सही है ये तो। रक्त जो है ये लाल रंग का संवहनी संयोजी ऊतक है, यह भी सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, यह भी सही है आपका। 5 से लेकर 6.8 लीटर आपका रक्त देखने को मिल सकता है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी बात एकदम सही है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक आपको देखने को मिल सकता है, 115 से 120 दिन। यह शरीर के वजन में लगभग 1.7 से 1.8% होता है। बिल्कुल ये गलत आपको देखने को मिलेगा, इतना नहीं होता, बल्कि कितना होता है? तो शरीर के वजन का लगभग 7% आपको रक्त का वजन देखने को मिलेगा। आपके शरीर का जितना भी वजन है, उस वजन का लगभग 7% जो वजन है वो किसका होता है? अकेले रक्त का देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब आपको क्या मिलेगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह आपका सही जवाब देखने को मिलेगा, ये राइट है। और ये सारे भी सही है, लेकिन यहाँ पर तो सत्य नहीं है, ये पूछा था, तो चौथा ऑप्शन सत्य नहीं है इसका। तो ये इसका सही जवाब आपका देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एव्स में शामिल। एव्स क्या है? एवीज बोलते हैं इसे। आप जानते हो जंतुओं का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो वहां पर कार्डेटा जो संघ आता है, उस कार्डेटा संघ में 5 प्रकार के जीव आपको दिखाई देते हैं। 5 संघ आपको देखने को मिलते हैं कार्डेटा में। जंतु जो है, जंतुओं को हमने 2 कैटेगरी में बांट रखा है। जंतु जो है उसको 2 कैटेगरी में हमने बांट रखा है। एक तो होता है आपका कार्डेटा और एक होता है नॉन कार्डेटा। एक होता है नॉन कार्डेटा। जो कार्डेटा होता है, कार्डेटा ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और नॉन कार्डेटा ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। लेकिन कार्डेटा के अंदर जो जीव आते हैं वो जीव आपको कई प्रकार के देखने को मिल सकती है, जैसे कि सांप है, चिड़िया है और मनुष्य है। क्या तीनों जीवों की जो शारीरिक संरचना है वो एक जैसी है क्या? एक जैसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन तीनों के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर हम कार्डेटा जो संघ आता है, ये जो कार्डेटा आता है, इसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो इस कार्डेटा के 5 संघ आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक संघ होता है आपका पक्षी। और पक्षी को ही हम किस नाम से जानते हैं? पक्षी को ही एवीज के नाम से जानते हैं, एवीज। दूसरा इसमें कौन आता है? स्तनधारी।
स्तनधारी जीव जिसके अंदर हम आ जाते हैं, मनुष्य आ जाता है, ठीक है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? मैमल्स के नाम से जानते हैं, मैमल्स। और अगला इसमें कौन सा देखने को मिलेगा आपको? अगला इसमें होता है उभयचर। उभयचर, उभयचर जिसे एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं, एम्फीबियन। और इसमें चौथा जो फाइलम आपको देखने को मिलता है, चौथा संघ जो देखने को मिलता है, वो है आपका मछली। चौथा संघ देखने को मिलता है मछली, जिसे पिसीज के नाम से जानते हैं, पिसीज। और इसमें एक और संघ आपको देखने को मिलेगा, पक्षी हो गया, स्तनधारी, उभयचर, और एक और होता है आपका सरीसृप। जो रेंग कर चलने वाले प्राणी होते हैं वो होते हैं सरीसृप। तो सरीसृप, इनको रेप्टाइल के नाम से जानते हैं, रेप्टाइल। तो आपसे क्या पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर एवीज कौन है? एवीज, या इसे एवीज आप बोल सकते हो। एवीज में शामिल कौन है? तो एवीज में पक्षी आते हैं आपके, ठीक है। स्तनधारी किस में आते हैं? तो ये रेप्टाइल में आता है, रेप्टाइल। इनका टेक्निकल नाम, जैविक नाम आप इसे बोल सकते हो जलजीवी। जलजीवी, जलजीवी जैसा कुछ नहीं है। मछलियां इसमें आपको देखने को मिलेगी, जो कि किस में आती है? पिसीज में आती है, पिसीज, ठीक है। जलजीवी, जल में तो कई सारे जीव आपको देखने को मिलेंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी भी होती है और नहीं भी होती। तो यहाँ पर जलजीवी हम इसे संघ नहीं बोल सकते, ऐसा कोई संघ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये संघ आपको देखने को मिलेंगे। ये कार्डेटा के अंदर आने वाले 5 संघ आपको देखने को मिलेंगे। इनके ये टेक्निकल नाम है, जो भी आपको पता होने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। अगला है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है? पहली बात तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन उन तत्वों को कहा जाता है जो कि केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, उन तत्वों को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? और अगर मान लो उन तत्वों में कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है, या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध है, तो ऐसे तत्वों को कहा जाता है असंतृप्त। जबकि अकेले इसी को हम किस नाम से जानते हैं? संतृप्त के नाम से जानते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल आबंध है, कोई दूसरा आबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को जिस समूह में रखा जाता है, वो समूह होता है आपका कौन सा? एल्केन समूह। ये होता है एल्केन समूह। द्विआबंध वाले तत्वों को किस में रखते हैं? इसको रखा जाता है एल्कीन के अंदर, एल्कीन। और इसको किस में रखते हैं हम? इसको रखा जाता है एल्काइन के अंदर, एल्काइन के अंदर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको कौन देखने को मिलेगा? एल्केन आपको देखने को मिलेगा। संतृप्त के लिए एल्केन होता है। एल्केन क्या है? तो एल्केन उन हाइड्रोकार्बन का समूह होता है जिनके अंदर वो सारे हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर उस पूरे समूह का नाम ही क्या होता है? एल्केन होता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पर n क्या है? n होता है कार्बनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना है। जैसे कि मैं बोलूं 5 कार्बन की एक हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? तो यहाँ पर n की जगह 5 रख दो, तो ये हो जाएगा C5। यहाँ 5 रखोगे तो 5 दूनी 10, और 10 और 2 कितना हो गए? 12। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 12। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलेगा, ये हाइड्रोकार्बन आपका कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो आबंध होगा वो कितना देखने को मिलेगा? एकल आबंध आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम इसकी संरचना बना के दिखा देते हैं। देखो इसकी संरचना बनाते हैं। C5H12 की संरचना बनाता है। C5 मतलब 5 कार्बन है इसके अंदर, तो 3 4 और ये 5। और आप जानते हो कि एक कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। मतलब ये कार्बन और कार्बन एक एक आबंध से जुड़े हुए हैं आपस में। अब इस कार्बन की संयोजकता देखोगे तो तीन तीन संयोजकता बाकी है, तो तीनों पर आप हाइड्रोजन को जोड़ दो इसके अंदर। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बची है तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ पर भी 2 बची है तो आप 2 हाइड्रोजन इस पर जोड़ सकते हो, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, और इसमें 3 हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हो, क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता 3 बची हुई है अभी। ठीक है, तो इसमें काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन हो गए, और ये कितने हो गए? 5 और 5 10 हाइड्रोजन, और 2 इधर साइड में लगे हैं, तो 12 हाइड्रोजन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इस पूरी स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखोगे तो कार्बनों के बीच में एकलाबंदी है, इसलिए इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जिस समूह में रखा जाता है उस समूह का नाम क्या है? एल्केन। ये बात आप ध्यान रखना। एल्काइन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा जाए तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो कौन सा होता है आपका? इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, ये होता है 2n, इसमें होता है -2। ठीक है, तो ये सामान्य सूत्र आप ध्यान रख सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं फिर हम इसके अंदर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मंदन क्या है। मंदन जानते हो आप क्या होता है? त्वरण तो जानते होंगे सारे के सारे। अगर वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस चीज को हम किस नाम से जानते हैं? त्वरण के नाम से जानते हैं। वेग में अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर वेग में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से हो सकता है। वेग में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है। एक परिवर्तन तो होता है आपका धनात्मक परिवर्तन। वेग में धनात्मक परिवर्तन हो रहा है, और एक जो हो रहा है वो वेग में परिवर्तन कौन सा होता है आपका? ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक का क्या मतलब है? इसमें तो है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में। मतलब कि पहले सेकंड में आपने नोटिस किया तो पहले सेकंड के अंदर जो वेग था, मान लो पहले सेकंड में आपने नोटिस किया तो पहले सेकंड में मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग था। लेकिन जब आपने दूसरे सेकंड पर उस चीज को नोटिस किया तो दूसरे सेकंड में पता चला कि जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड का हो गया। मतलब कि एक सेकंड में वेग था आपका 5 मीटर पर सेकंड, और अगले ही सेकंड उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा हो गया, तो दूसरे सेकंड उसका वेग बढ़ गया। तो यहाँ पर हर एक सेकंड जो वेग है वो समान नहीं है। मान लो तीसरे सेकंड की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर ये 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ऐसा मान लो। ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि प्रत्येक सेकंड जो वेग है वो समान नहीं है, हर एक सेकंड वेग बदल रहा है। तो इसी स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? वेग में परिवर्तन। और यहाँ पर ये जो परिवर्तन है ये बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है, इसलिए ये परिवर्तन कैसा होगा आपका? धनात्मक। और वेग में अगर धनात्मक परिवर्तन होता है तो इसे हम त्वरण के नाम से जानते हैं, एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल में आप रेस लगाते हो, तो रेस लगा रहे हो, तो जैसे ही आप रेस लगाओगे तो गाड़ी 0 से 100 तक पहुंचेगी, तो प्रत्येक सेकंड उसकी वेग क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर धनात्मक परिवर्तन को त्वरण के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जब गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है और आपने ब्रेक लगाया, तो 100 की स्पीड से डायरेक्ट 0 क्या एक सेकंड में थोड़ी ना हो जाएगी। आपने ब्रेक लगाया तो पहले उसकी स्पीड 100 थी, फिर 90 होगी, फिर 80 होगी, फिर 70। धीरे धीरे क्या होगी? उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है लेकिन घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में अगर वेग में परिवर्तन होता है तो इसी चीज को मंदन के नाम से जानते हैं हम। ठीक है। मंदन क्या है? तो ये होता है आपका ऋणात्मक त्वरण। तो यहाँ पर मंदन क्या होता है आपका? ऋणात्मक त्वरण आप इसे बोल सकते हो। मंदन होता है ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण तो धनात्मक ही रहता है, इसे तो आप क्या बोलोगे? ठीक है। चर तो त्वरण जैसी कोई चीज नहीं है। तो चर त्वरण जैसा कोई चीज नहीं है। चर का मतलब क्या होता है? बदलना ही होता है चर का मतलब ही। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति तो पादप ऊतक की बात कर रहा है। इसमें एक ही पादप ऊतक आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी जो भित्ति होती है वो कठोर होती है और मृत कोशिकाओं की बनी होती है, और वो कौन सा है आपका? स्क्लेरेनकाइमा। आपका ऑप्शन 20 का सही होगा। ठीक है। कोलेनकाइमा जो होता है ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है और पेड़ पौधों की टहनियों में या पेड़ के अंदर लचीलापन लाने का काम करता है कोलेनकाइमा ऊतक। एरेनकाइमा आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये जलीय पौधों की जड़ों में देखने को मिलेगा। जलीय पौधे जल की सतह पर तैरते रहते हैं, तो वो इसी ऊतक की वजह से तैरते हैं क्योंकि ये जलीय पौधों की जड़ों में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वहां पर वायु कोश का निर्माण कर लेता है जिनमें हवा भरी होती है। पेरेनकाइमा का काम होता है भोजन का संग्रहण करना, भोजन इकट्ठा करना, और ये भी जीवित कोशिका का बना होता है। तो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो नारियल होता है, अखरोट होता है, उनकी जो बाहरी छाल है जो कि कठोर होती है एकदम, उसमें पाया जाता है ये। तो ये मृत कोशिका का पाया जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है? सबसे तेज जो प्रकाश की गति होती है वो कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है, मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर इसको माध्यम मिल गया तो इसकी चाल माध्यम से प्रभावित होती हुई आपको दिखाई देगी। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा निर्वात में आपको देखने को मिलेगी। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या फिर इसे आप आसान भाषा में क्या बोल सकते हो? इसे बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यह प्रकाश की चाल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। पानी और वायु, कांच, इनके अंदर प्रकाश की चाल आपको कम देखने को मिलेगी निर्वात की तुलना में। अगर ये तो प्रकाश की बात करा है, अगर मैं ध्वनि की बात करूं तो ध्वनि की जो सबसे ज्यादा चाल होती है वो किस में होती है? तो वो स्टील में आपको देखने को मिलेगी। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है, हवा से भी तेज होती है स्टील के अंदर ध्वनि की चाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अगला है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 होता है जब वह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। 4 यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा क्या होगा। देखो इसमें दो केस दे रखा है, एक तो है केस फर्स्ट, आपका ध्यान से देखना, एक है केस फर्स्ट और दूसरा केस है आपका केस सेकंड। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर, मतलब केस फर्स्ट में वी का मान कितना दे रखा है, 60 वोल्ट आपको दे रखा है। जब ये 60 वोल्ट होता है तो उस स्थिति में कितने की धारा बहती है, आई का मान इसमें दे रखा है 4 एम्पियर। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट है। और ये 4 इसे काट देना, ये ऐसा कुछ नहीं है। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 हो जाता है, मतलब केस सेकंड की बात कर रहा है, तो केस सेकंड में V बराबर कितना हो जाएगा आपका 172.5। ठीक है, मान लो पहले V1 था, अब कितना हो गया V2 हो गया, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। ठीक है, V2 के लिए I का मान कितना है, धारा प्राप्त की जाती है यदि विभवांतर बढ़कर 172 वोल्ट हो जाता है, 172 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब बताओ आ रही है क्या आवाज, आ रही है, आ रही है, हाँ ठीक है। देखो इधर ध्यान से, देखो दोनों ही केस के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो केस फर्स्ट के लिए V1 का मान दे रखा है, I1 का मान दे रखा है, केस सेकंड के लिए V2 दे रखा है, I2 आपको निकालना है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर हम ये भी तो जानते हैं ना कि केस फर्स्ट और केस सेकंड के लिए एक चीज कॉमन है, और वो कौन सा है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है ये आपके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, वोल्टेज को चाहे आप कम कर दो या ज्यादा कर दो उससे प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध जितना है उतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए R का मान निकाल लो। ठीक है, ओम के नियम से आर का मान निकाल लो, फिर आर का मान आपको यहाँ पता चल जाएगा, फिर आप आई आराम से निकाल सकते हो ओम के नियम की सहायता से। तो यहाँ से आर कितना आ गया आपका 15 आ गया, मतलब कि यहाँ पर भी आर का मान कितना होगा 15 होगा। अब आप निकाल सकते हो कि यहाँ से आई टू कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर होता है आई आर।
तो यहां से आई बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। V कितना दे रखा है, तो V दे रखा है 172.5 और R कितना दे रखा है इसमें, R दे रखा है 15। अब इसे सोल्व करो आप, इसे सोल्व करो कितना आएगा, तो इसे आप पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा नीचे, और ये 15 से कट रहा है क्या, 25 से कट रहा है ये, ठीक है। 2500 100 25 छिकी 150 हो गया, और ये कट चुका कितने बार, 25 छिकी 150, और कितना बच गया 150 150, 12 बच गया, और 25 पंजे 125, 6 से ये कट जाएगा, कितना कटा 6 दाई 60, मतलब 10 के आसपास है इसका उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, 65 में आप भाग दे रहे हो, कैलकुलेशन करो रे यार, मैं तो कैलकुलेशन में कमजोर हूँ इसमें। कितना आ रहा है आपका 172, 172.5 बटे 150 आ गया, ये पॉइंट हटाते ये हो गया आपका 25 छिकी 150 हो गया, और 25 छिकी 150 कितना बच गया यहाँ पर, 12 बच गया, 12 बचा है या 22 बचा है, 22 बच गया, अरे 22 बच गया, 225 हो गया, तो 25 चौक 100, और ये कितना आ गया आपका 25 चौक 100, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, इसका सही जवाब आपका 11 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं हो रही मेरे से, बोलो कैलकुलेशन नहीं हो रही मेरे से, कितना आएगा इसका 11.5 आएगा, आप कैलकुलेट करके देखना, मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया कैसे क्या निकालना है इसके अंदर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, माथा बड़ी हो गई ज्यादा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। दाब आप जानते हो, दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगेगा उसी को आप क्या बोलोगे, दाब। लेकिन दाब की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई, अंतरराष्ट्रीय इकाई का मतलब है एसआई मात्रक आपसे पूछा है, तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ओम की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध जो होता है ये किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। डाइन जो होता है ये किसका मात्रक होता है, डाइन बताओ किसका मात्रक होता है, ये बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है 1 न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। ये जो डाइन है ये सीजीएस के अंदर, सीजीएस पद्धति के अंदर बल का मात्रक होता है ये। न्यूटन की बात करें तो ये बल का मात्रक ही है एसआई पद्धति के अंदर, एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है ये, ठीक है। तो यहां पर इसका सही जवाब आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है, मतलब कि उन वस्तुओं का बारे में बताना है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको एसिडिक, एसिडिक मतलब अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में लाने पर उनकी गंध चेंज हो जाती है। तो आप इनके बारे में बता सकते हो कि सर ये तो गंधीय सूचक होता है, गंधीय सूचक होता है। सूचक जानते हो आप, सूचक क्या होता है, सूचक होता है कि वह पदार्थ जो हमें यह सूचना प्रदान करे कि सामने रखा पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, उसके बाद सूचना हमें प्रदान कर दे। तो यहाँ पर सूचक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो होता है प्राकृतिक, और एक कौन सा होता है आपका सिंथेटिक, मतलब कि जिसे आप क्या बोलते हो, कृत्रिम, आप इसे बोल सकते हो कृत्रिम, या फिर इसे बोल सकते हो संश्लेषित, संश्लेषित आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पर प्राकृतिक सूचक की कैटेगरी में आपको कौन देखने को मिलेगा, लिटमस आपको देखने को मिल जाएगा, लिटमस। और इसके अंदर कुछ गंधीय सूचक होता है, गंधीय सूचक का ही जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी संकेतक आप इसे बोल सकते हो, ऑल्फैक्टरी आप इसे बोल सकते हो, ऑल्फैक्टरी। जो गंधीय सूचक होते हैं वही होते हैं ऑल्फैक्टरी। तो यहां पर इसका सही जवाब आपका कौन हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी संकेतक, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, जैसे कि इसके अंदर जो प्याज होता है, प्याज ये भी एक प्रकार का क्या है, गंधीय सूचक है। प्याज का रस अगर क्षारीय माध्यम में होगा तो कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर अम्लीय माध्यम में हो गया तो वो ये अपनी गंध, मतलब इसकी जो गंध है वो गायब हो जाएगी, ऐसा आप बोल सकते हो इसके अंदर। तो जो गंधीय सूचक होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, टेक्निकल नाम होता है इनका ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। अगला क्वेश्चन है आपका, चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। चाल आप जानते हो, चाल जो होता है, चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है।
तो मीटर प्रति सेकंड जहां पर भी दिख जाए टिक लगा दो, ये रहा। तो इसका ऐसा ही मात्रक आपको क्या देखने को मिलेगा, मीटर प्रति सेकंड। और चाल के बारे में एक और बात ध्यान रखना, चाल जो है ये एक अदिश राशि है, ये चाल अदिश राशि होती है, ठीक है। दूरी बटा समय आपको देखने को मिलेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। ये पादप उत्तक की बात कर रहा है, यहाँ पर पादप उत्तक दे रखे हैं कुछ, और ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा उत्तक है जो कि मृत कोशिकाओं का बना है। तो इसके अंदर जो कोलेन कायमा होता है, कोलेन कायमा में कोशिका विभाजन नहीं होता, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि मृत कोशिकाओं का बना है, ये जीवित कोशिकाओं का होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन ये कैसा होता है, फिर भी जीवित कोशिकाओं का बना हुआ आपको दिखाई देगा। पेरेनकाइमा भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। और आपका जो एरेनकाइमा है ये भी जीवित कोशिकाओं का देखने को मिलेगा, सिर्फ जाइलम को छोड़कर। जाइलम और फ्लोएम ऐसे उत्तक होते हैं जो कि मृत कोशिकाओं के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई यूनिट है, मतलब कौन सा युग्म है जिनकी एक ही एसआई मात्रक आपको देखने को मिलेगा। एसआई एक ही एसआई यूनिट, इसमें इस सवाल को सही करना आप, युग्म की एक ही एसआई इकाइयां नहीं है, इकाइयां है नहीं, नहीं है, मतलब कि इसमें तीन ऑप्शन जो दे रखे हैं, तीन ऑप्शन में जो भौतिक राशि आपको दे रखी है उनका एसआई मात्रक सेम है, बल्कि एक जोड़ा आपको ऐसा मिलेगा जिनमें एसआई मात्रक आपको भिन्न भिन्न देखने को मिलेगा। तो इसमें से कौन सा जवाब सही है, आप जवाब दो इसका। देखें इसका जवाब क्या होगा, आपके 18वें नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बताओ मेरे को सभी। 18वें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ठीक है दिख रहा है। देखो बात करते हैं, जो कार्य और ऊर्जा होता है, कार्य ही ऊर्जा होती है, जितनी ऊर्जा होती है उतना ही काम होगा। तो यहां पर इन दोनों की जो एसआई मात्रक होता है वो सेम ही होता है, और क्या होता है वो जूल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है। विस्थापन और दूरी, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई होती है और दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, तो यहां पर इनका एसआई मात्रक भी सेम होता है, और वो क्या होता है आपका मीटर, मीटर आपको देखने को मिलेगा। गति और वेग की अगर मैं बात करता हूं तो गति और वेग का एसआई मात्रक भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जबकि अगर मैं बल की बात करता हूं तो बल का एसआई मात्रक तो होता है न्यूटन, इसका एसआई मात्रक तो होता है न्यूटन, और दबाव, दबाव या दाब, इसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के अंदर जो भौतिक राशियां दे रखी है उनका एक ही प्रकार की भौतिक राशियां देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अलग अलग प्रकार की भौतिक राशियां हैं दोनों के दोनों, ये ध्यान रखना। दबाव बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल बटा विस्थापन होता है, ठीक है। बल बटा विस्थापन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा तंत्र है जो कि तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कराने का काम करता है, बताओ कौन सा तंत्र है जो कि तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने का काम करता है। देखो आगे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा तंत्र है जो कि तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कराने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तंत्रिका तंत्र, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है। तंत्रिका तंत्र संचरण का काम थोड़ी करता है, ये तो एक जगह ही रहता है, सूचनाओं को लेकर जाता है बस, ये तो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिकाओं में लेकर जाता है। शोषण भी नहीं है, उत्सर्जन भी नहीं है, तो आपका संवहनी जो संवहनी संबंधी जो तंत्र होता है वही आपका कौन सा देखने को मिलेगा, मतलब कि ऐसा तंत्र होता है जो कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर लेकर जाता है अपने साथ। तो संवहनी संबंधी जो तंत्र होता है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था पीछे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन क्या, जब प्रकाश प्रकाश जो है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना माध्यम के भी संचरित हो जाता है। लेकिन अगर इसको माध्यम मिल गया तो माध्यम की वजह से आपको प्रकाश की चाल में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी, विरल माध्यम होगा तो प्रकाश की चाल तेज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहां पर प्रकाश कहां से कहां आ रहा है, प्रकाश आ रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है। आपका प्रकाश आ रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो सघन सघन माध्यम का मतलब कि एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर परमाणु ज्यादा पास पास में है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, परमाणु दूर दूर में है इस वाले माध्यम में, तो सघन से विरल में आ रहा है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी।
प्रकाश की चाल तेज हो जाएगी। परमाणु जितने भी ज्यादा पास पास में होंगे, प्रकाश को चलने में उतनी ही दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। परमाणु दूर दूर है तो प्रकाश आराम से निकल जाएगा। और निर्वात जो होता है, निर्वात में तो कुछ होता ही नहीं है, निर्वात तो खाली है एकदम, कोई भी अणु परमाणु कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए प्रकाश सीधा निकल जाता है वहां पर। और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको सबसे ज्यादा तेज देखने को मिलेगी। अगला सवाल है आपका। ठीक है, अगला सवाल। आज के सवाल खत्म हो गए, यही थे आपके आपके सवाल। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं फिर इसमें।